मे कम इन मैम? आइए गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैम. बैठ। थैंक यू सर. अपना परिचय दीजिए। परिचय में नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, इन सब का उल्लेख मत कीजिएगा। सर मैंने हाई स्कूल जो है जवाहर नवोदय विद्यालय से पास किया और इंटरमीडिएट भी जवाहर नवोदय विद्यालय से पास किया है. उसके बाद मैंने सर ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और पोस्ट ग्रेजुएशन भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में किया है सर. मेरी हॉबीज़ हैं सर गाना गाना और टेबल टेनिस खेलना. और सर वर्तमान में मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ सर. ठीक है। ग्रेजुएशन में आपके क्या सब्जेक्ट्स थे? सर एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स. मुझे लगता है पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा अच्छा विषय होता वैकल्पिक विषय के तौर पर अगर आप चुनते तो। इकोनॉमिक्स आपने क्यों ऑप्ट किया? सर इकोनॉमिक्स चूज़ करने का मतलब मेरा ये था कि मुझे अच्छा लगता था इकोनॉमिक्स और जो भी स्कोप है इकोनॉमिक्स में मुझे लगा कि ज़्यादा अच्छे रहेंगे आगे चल के. और इकोनॉमिक्स अगर समझ सकते हैं तो फिर राजनीति और पॉलिटिक्स हर चीज़ें समझने में आसानी होती है. तो इसलिए मैंने जो है इकोनॉमिक्स को रखा अपना पीजी का विषय भी और इकोनॉमिक्स को ऑप्शनल का भी विषय. हाँ, नहीं, ये तो अच्छी बात है कि ग्रेजुएशन में आपका इकोनॉमिक्स था। ऐसे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना था तो पॉलिटिकल साइंस आप रखते। वैकल्पिक विषय में जीएस पेपर 2 पूरा का पूरा आपका कवर होता है। सर इस तरह तो इकोनॉमिक्स से भी सर जीएस पेपर 3 में काफ़ी हेल्प मिलती है सर. और इकोनॉमिक्स स्टडी करने से सर हर जगह पे मतलब कि आप हमारे एसए पेपर में भी हो जाता है सर. अच्छा उपयोग इसका. ठीक है, और ठीक है, बढ़िया। कम लोग इकोनॉमिक्स रखते हैं। हाँ सर कम लोग रखते हैं. हाँ, इकोनॉमिक्स का कोई रोल है क्या एडमिनिस्ट्रेशन में? बिल्कुल सर, इकोनॉमिक्स का बहुत रोल है एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे स्पष्ट जैसे कीजिए। सर इकोनॉमिक्स का जो मेन काम होता है सर्वे करना, सर्वे करके डेटा इकट्ठा करना. डेटा इकट्ठा करने के बाद सर उसको इकोनोमेट्रिक्स लागू करके उसमें जो डेटा है उसको एनालाइज करना और उस एनालिसिस के आधार पर सर ही पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं. और अगर इस डेटा के आधार पर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं सर तो इफेक्टिवनेस उनकी ज़्यादा होती है और इकोनॉमिकल भी होते हैं वो डेटा के अनुसार अगर बनाया जाए तो. और सही टारगेट किया जा सकता है जहाँ भी पॉलिसी जिस क्षेत्र में भी बनाई जा रही हो सर. मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होता आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में जाते। जी सर. जिसकी आप बात कर रहे हैं, जी सर. तथ्यों की, आंकड़ों की, जी सर. स्टैटिक्स की, जी सर. तो वहाँ इनका रोल ज़्यादा है। जी सर. यहाँ आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते होंगे हमारे ख्याल से। जी सर. दूसरा आपका प्रेफरेंस ऑर्डर में क्या रखा है? डिप्टी एसपी? नहीं सर डिप्टी एसपी नहीं रखा है मैंने. क्या कुछ मेडिकल इश्यूज हैं सर इस कारण से. एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सर एंड देन ईओ? जी सर. डिप्टी कलेक्टर देन ईओ सर देन EO. बीएसए देन डीपीआरओ सर इस तरह से. हाँ, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है ये विषय आपका आईएएस में। जी सर मैं ट्राई तो कर रहा हूँ सर यूपीएससी के लिए भी. अगर हो जाएगा तो सर अच्छा ही है मेरे लिए. नहीं, हमने आईईएस की बात की है, इकोनॉमिक सर्विसेज की बात की है। सॉरी सर इकोनॉमिक सर्विसेज. उधर जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रखा है? सर एडमिनिस्ट्रेशन में सर जैसे आईएएस बन के मैं पॉलिसी बना सकता हूँ या पॉलिसी मेकिंग में हेल्प कर सकता हूँ. बट ब्यूरोक्रेसी में रह के मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ सर. और इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिसी बनाने और उनको एग्जीक्यूट मतलब कि पॉलिसी बनाना और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करने से. यूपीएससी का कितना अटेम्प्ट ले चुके हैं? सर 4 अटेम्प्ट दे चुका हूँ. ठीक है। मेंस लिखा है आपने? जी सर लिखा है 2020 का सर. इंटरव्यू दिया कोई? नो सर. और यहाँ पे सर 2 मेंस लिखा है, ये पहला इंटरव्यू है सर. ठीक है। ओवरऑल इंटरव्यू आपका ये जी सर. पहला है? जी सर. इकोनॉमिक्स में 5 बिंदु गिना दीजिए किस तरह जो दैनिक जीवन में जी सर. काम आएंगे आपके। इकोनॉमिक्स सर सबसे पहले मेरे दैनिक जीवन में जो मैं सीखा हूँ कि अपने स्कैर्स रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए. अपने बजट को मेंटेन करना, फिर उस बजट के हिसाब से अपने एक्सपेंडिचर को देखना. ठीक है। फिर सर इकोनॉमिक्स से सर मैं अपने आप को जैसे कि कोई भी काम करता हूँ तो उसमें प्रोडक्शन मेरा कितना होगा, प्रोडक्टिविटी कैसी रहनी चाहिए, उसमें कितना रिसोर्सेज मुझे डालने हैं कितना नहीं डालने हैं, ये चीज़ें सर काम कर सकता है मेरे पर्सनल लेवल पर. फिर इन सर
जो प्रोड्यूस मैं करूँगा उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है मेरे खुद के अपने बेनिफिट के लिए, मैक्सिमम बेनिफिट ताकि हो सके। और सर इन सब प्रोसेस में मुझे ये देखना है कि वो इकोनॉमिकल हो और इफ़ेक्टिव हो, ताकि मैं एफिशिएंटली सारी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सकूँ। अगर यही सवाल हम जी सर। कुछ इस तरह से पूछें कि 5 ऐसे तत्व बताइए इकोनॉमिक्स के, जी सर। जो कैरियर के दौरान जब आप डिप्टी कलेक्टर होंगे या एग्जीक्यूटिव अफसर होंगे तब कैसे मदद करेंगे, कौन कौन से बिंदु? मेरे ख्याल से इन्हीं सर बिंदुओं सेम की बिंदु बात आप रहेंगे, बस करेंगे। इसको मैं यूटिलाइज़ करूँगा। कोई एक दो अलग कोई बिंदु है क्या आपके पास बताने के लिए? फिलहाल तो नहीं समझ में आ रहा मुझे। 5 बिंदु ये है, इस पे काम किया जा सकता है। ठीक है सर। अर्थशास्त्र, जी सर। इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं। जी सर। अर्थशास्त्र नाम का एक ग्रंथ कौटिल्य ने लिखा है। जी सर। आज जिस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र उससे भिन्न है या उसी अर्थ में है वहाँ? नहीं सर, उनका अर्थशास्त्र जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम जिसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं या पॉलिटी कह सकते हैं, राज्य व्यवस्था, उससे रिलेटेड है सर। राज्य की मतलब कि राज्य के अंग, फिर राज्य को संचालित करने के किस तरह के तरीके होने चाहिए, राज्य को अपने मित्र और जो है शत्रु देश हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन सब से रिलेटेड सर अर्थशास्त्र है कौटिल्य। नहीं, और क्या ये अर्थ की चिंता वहाँ नहीं की गई है? सर की गई है। अर्थ को सिर्फ एक सर अंग लिया गया है राज्य का, क्योंकि उसमें कोश की बात करते हैं अर्थशास्त्र में कौटिल्य जी। जो 7 अंग उन्होंने राज्य के बताए उसमें कोश की भी बात करते हैं, तो उसमें चर्चा है। लेकिन सिर्फ अर्थशास्त्र जो आज का अर्थशास्त्र है उनके अर्थशास्त्र का एक पार्ट मात्र है। कौटिल्य ने अर्थ शब्द को कैसे परिभाषित किया, वो परिभाषा याद है? सॉरी सर, नहीं याद सर। ठीक। अच्छा, ये राज्य, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी समाज के लिए जी सर, वित्त का, अर्थ का, संपदा का क्या महत्व है, इस पर भारतीय संदर्भ में और भी किसी काव्य, महाकाव्य या ग्रंथ में आया है? अर्थशास्त्र कौटिल्य के अलावा? अर्थशास्त्र के अलावा सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर मैं। नहीं, महाभारत में कुछ ऐसा मिलता है क्या? महाभारत में सर, मतलब महाभारत में सर तो पूरा जो युद्ध है महाभारत का, वो ज़मीन मतलब कि जो राज्य का एक अंग होता है उसके लिए ही हुआ है। लेकिन अर्थशास्त्र के संदर्भ में मुझे सर नहीं समझ में आ रहा है। तो भारतीय अर्थशास्त्रियों में खास करके आपके विभाग के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपने बता ही दिया है, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए थे J.K. मेहता साहब। जी सर। जी सर। उनका क्या कंट्रीब्यूशन था? सर वो मेनली सर गांधीयन इकोनॉमिक्स के प्रणेता थे और उन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे बहुत काम किया सर। और उनकी एक बुक है रिदम राइम एंड समथिंग ऐसे ही करके है सर। फिर और ग्रोथ इकोनॉमिक्स पे भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। रिदम राइम एंड एक वर्ड मैं भूल रहा हूँ सर, ऑफ इकोनॉमिक्स करके बुक है उनकी, और एक है ग्रोथ, इकोनॉमिक ऑफ ग्रोथ। तो ये 2 बुक्स हैं उनकी सर। और उन्होंने सर इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी पे भी काफ़ी अच्छा काम किया है। एक पॉलिसी, उन्होंने पॉलिसी में एक ऐसी नई तरह की पॉलिसी की चर्चा की, उसका नाम आपको याद है? मेहता जी सर की पॉलिसी, थ्योरी, कोई थियरी दिया है उन्होंने? सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ा हूँ शायद, मुझे याद आ रहा है कुछ। थियरी ऑफ वांटलेसनेस, ये किसकी दी हुई है? सर वो उन्हीं ने दिया है, वांटलेसनेस की थ्योरी ऑफ वांटलेसनेस। माल्थस जी सर का नाम तो पढ़ा ही होगा। जी सर। उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक्स? सर माल्थस ने मेनली सर जनसंख्या से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिए हैं। और वो बोलते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं, मतलब प्रोडक्शन जो है, फिजिकल प्रोडक्शन, वो तो बढ़ता है सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू, बट जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के थ्रू बढ़ता है। तो इसलिए सर जो पॉपुलेशन है वो कभी एक समय के बाद रिसोर्सेज पे हावी होने लगती है और रिसोर्सेज कम पड़ने लगते हैं। तो इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल की उन्होंने बातें की हैं। और अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होता है तो उन्होंने ये भी बताया है
कि नेचर ही कुछ ऐसा काम करेगी, पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल में आएगा। जैसे कि उन्होंने महामारी की बात की है, या फिर इस तरह की जहाँ नेचुरल कैलेमिटीज़ की बात की थी सर। नहीं, इनकी जो ये रिसर्च थी माल्थस की, इसका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से कुछ संबंध है? सर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद से जैसा उन्होंने अपने थ्योरी में बताया था कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी पॉपुलेशन बढ़ेगी, और ऐसा हुआ भी है सर। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद से जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है सर वो बढ़ी है सर। और जैसे कि इसी दशक में 1 या 1.5 दशक के अंदर हमारी पॉपुलेशन 1 बिलियन 7 बिलियन से 8 बिलियन हो गई सर। तो वो सर कहीं ना कहीं उनकी थ्योरी पे का ही एक प्रमाण है इस तरह का। आप पूछिए मैडम, ये डिस्कशंस तो अनंत हैं। सब्सिडी का क्या मतलब है? मैम सब्सिडी का मतलब कह सकते हैं कि एक तरह की का अनुदान है। अगर जैसे कोई व्यक्ति मार्केट वैल्यू जो है उसको नहीं चुका पा रहा है, तो उस मार्केट वैल्यू का कुछ अंश सरकार की तरफ से उस व्यक्ति को दिया जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे भी दिया जा सके। कुछ बताइए योजना जिसमें सब्सिडी दी जा रही है। जैसे मैम फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करते हैं तो फार्मर्स के लिए जो मार्केट प्राइस से सब्सिडी है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए सरकार जो है फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनियों को ही फंड उपलब्ध कराती है ताकि वो मार्केट में कम दाम पर फर्टिलाइजर्स को बेचें। मैम ये तो हो गया इनडायरेक्ट टाइप का। डायरेक्ट में से मैम जैसे MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो भी एक टाइप का सब्सिडी है जिसको डायरेक्ट फार्मर्स को देती है सरकार, अगर फार्मर्स उसको अपने प्रोड्यूस को APMC मार्केट में बेचते हैं तो। चलिए आप मुझे बताइए कि 17 से 23 की जर्नी आपकी क्या से प्रिपरेशन के में रही है या कुछ आपने और नया किया? नहीं मैम, 17 to 23 की जर्नी में मेरी प्रिपरेशन की रही है। और इस संबंध में मैंने मैम घर पे बात भी की थी। एक बार मैं कोशिश किया था कि कहीं पर कंटेंट राइटर या फिर इस तरह की कर लूँ कुछ 2-3 घंटे की जॉब, तो पिताजी ने कहा कि अभी आप कर लो क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, उसमें एक तरफ फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे महसूस होगा कि इस तरह की है तो मैं आपको फिर। नहीं, वो तो पिताजी का वक्तव्य था, आप अपना बताइए। मैम मेरा तो मन था कि मैं ऐसा करूं क्योंकि उससे 2 चीज़ें थी। एक तो एक्सपीरियंस आता मैम, सबसे जो ज़रूरी था। बाकी फाइनेंस तो ठीक है मैम, वो मिलता है, बट एक्सपीरियंस जो मिलता वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट था। और मैं इस पर सीरियसली बात करना चाहता हूँ पिताजी से अपने, कि मैं करना चाहता हूँ ताकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिलता रहे। चलिए हमारे विशेष तो आपके पास साथ हैं और आप सेलेक्ट हों, हम ऐसा चाहते हैं। बाई चांस अगर आप सेलेक्ट नहीं होते जी तो आप क्या करेंगे इसके बाद? नेक्स्ट प्रिपरेशन फिर से तैयारी करेंगे कि फिर आप कोई नई जॉब? मैम प्रिपरेशन के साथ साथ कुछ ना कुछ अब करने का विचार है मेरा। और इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है कि किसी न किसी संस्थान से जुड़ करके पढ़ाई लिखाई के ही क्षेत्र में कुछ करता रहूँ पार्ट टाइम में, ताकि मेरी पढ़ाई भी डिस्ट्रैक्ट ना हो और एक एक्सपीरियंस भी मिले और फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाएगा। तो इस दौरान कभी कुछ ऐसे चैलेंजेस आए जो आपको फेस करने पड़े खुद पर्सनल लेवल पे, और कभी आप हताश हुए हो, मोरल आपका बहुत वो हुआ हो? जी मैम, हो जाता है। जब एग्ज़ाम के बाद मतलब रिजल्ट नहीं आते हैं मनमाफिक तो एक बार दुख तो होता है, लेकिन मैम ये होता है कि अभी यहाँ पे बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। फिर हम अपने जो जोश होता है उसको इकट्ठा करते हैं और फिर से लगते हैं। अपने जीवन में आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों? सर सॉरी मैम, मतलब मेरे पिताजी मेरे आदर्श हैं। क्यों? क्योंकि मैम वो जितनी कठिन परिस्थितियों में रहकर भी अपने खुद के मतलब कि आसपास में समाज से जिस तरह से तालमेल बिठा के रहते हैं और जिस तरह से उन्होंने हम लोगों को पाला पोसा है, वो ऐसा करना मुझे लगता है कि मेरे लिए चैलेंजिंग होगा। अगर मैं उनकी तरह बन पाऊँगा तो मैं अपने आप को महान समझूंगा। आप मुझे बताइए अग्निपथ योजना क्या है? मैम अग्निपथ योजना सैनिकों को टेम्परेरी बेसिस पर भर्ती करने की एक योजना है जिसमें मिनिमम 4 साल के लिए सैनिकों को भर्ती किया जाता है और उसके बाद 25% उसमें से जो सैनिक होंगे हर साल उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। उनको अगले 15 साल तक काम करेंगे, वो 4 साल प्लस 11 साल, और बाकी 75% को एक मुश्त राशि देकर के रिटायर कर दिया जाएगा। मैम तो आपको क्या लगता है ये सही है सरकार का निर्णय, जिनके इसके अंतर्गत जितने भी अग्निवीर तैयार हो रहे हैं? जी मैम। तो इन्हें आप कैसे देखते हो और आपको क्या लगता है? क्योंकि कई लोगों ने इसका बहुत ही खंडन किया है कि ये सही डिसीजन नहीं है। मैम 2 दृष्टि से इस पर बात की जा सकती है। एक तो ये है कि इकोनॉमिक अगर देखा जाए तो इकॉनमी में जो हम सैनिकों के ऊपर खर्च कर रहे हैं
वो खर्च ये अग्निवीर योजना से, अग्निपथ योजना से कम हो जाएगा। और दूसरी बात यह है मैम कि जब युवा जाएंगे तो हमारे जो सैनिकों का एवरेज एज जो लगभग 33 या 34 साल है वो घट के कम हो जाएगा, जो वर्ल्ड का जो एवरेज है उसके बराबर लगभग 28 या 29 साल तक आ जाएगा। ये है मैम इसका पॉजिटिव। नेगेटिव में मैम ये है कि अगर किसी युवा को 4 साल के लिए नौकरी देने के बाद निकाल दिया जाएगा, वो आकर के ट्रेनिंग लेने के बाद भी फिर से बेरोजगार हो जाएगा, तो उसको हो सकता है वो किसी ऐसी उपद्रवी शक्तियों के साथ शामिल हो जाए और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है लॉ एंड ऑर्डर को। और मैम दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो कम से कम मैम 1 से 1.5 साल तक की ट्रेनिंग चलती है जो नॉर्मल सैनिक हैं, लेकिन अग्निपथ के थ्रू जब होगा तो वो 6 महीने की ही ट्रेनिंग होगी मैम। इन 6 महीनों में वो इतना जो एफिशिएंसी होती है वो गैदर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस पर भी ध्यान देना चाहिए था। आप मुझे बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या है? मैम इसको शॉर्ट में मनरेगा भी कहते हैं। ये मैम 2006 से स्टार्ट है और इसके अंदर इसमें मैम ये किया जाए कि ये राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, जिसमें गारंटी देती है सरकार कि अगर मज़दूर चाहता है, वो डिमांड करता है वर्क की, तो 100 दिन की उसको उस मज़दूर को गारंटीड जॉब दी जाएगी। अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर जॉब प्रोवाइड करने में सरकार नाकाम रहती है तो उसको जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देने की भी बात है इसमें। तो ये किस महापुरुष के नाम पे आधारित है? जी मैम, महात्मा गांधी जी के नाम पर। महात्मा गांधी जी के नाम पे। चलिए ठीक है सर। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन से अधिक, क्या आशय है इसका? सर समझा नहीं सर क्वेश्चन में जरा। तो यही जो बजट ये जी मैम, जी सर। आना था, 1-2 दिन पहले अखबार में छपा था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन से अधिक की होगी अनुमान। तो क्या आशय है इसका $1 ट्रिलियन से अधिक होना? सर $1 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया अगले 5 सालों में यूपी की इकॉनमी को। 2025-26 तक इस टारगेट को पाने का प्रयास है सर। और अभी देखा जाए तो हमारी जो इकॉनमी है सर वो लगभग $20 लाख की है, और $1 ट्रिलियन को अगर हम एक्सचेंज रेट 1:80 मान के चलें, $1 = 80, तो हमको 80 लाख तक पहुंचना है सर। प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में क्या है? प्रति व्यक्ति आय सर एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है सर। बंद लिफाफे में न्याय। जी सर। बंद लिफाफे में न्याय जी सर। क्या है सर? इंग्लिश सील्ड एनवेलप जूरिस्प्रूडेंस सुना है इधर आपने? नहीं सर, ये सुना नहीं। सीजीआई ने वापस कर दिया लिफाफा। अच्छा सर, यस यस सर, जी समझ गया। तो सर उसमें इन्होंने कहा है कि अगर आप सीलिंग में मतलब कि वो सील बंद लिफाफे में देते हैं तो इससे ट्रांसपेरेंसी पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, और ट्रांसपेरेंसी पर प्रश्न चिन्ह लगेगा तो पब्लिक ट्रस्ट जो है वो डिटेरियोरेट होगा, और उसके लिए मतलब कि डेमोक्रेसी के लिए पब्लिक ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए माननीय चीफ पिछले जस्टिस कुछ केसेज आपको ध्यान आए तो बताइए। सर मुझे याद आ रहा है जैसा कि लोकपाल से संबंधित कुछ ऐसा मामला था, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है सर किसी का। सबसे अमीर जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? अमीर जिला सर गौतम बुद्ध नगर शायद। सबसे गरीब? गरीब नहीं जानकारी सर। सबसे दबंग जिला उत्तर प्रदेश का? क्या सर? सबसे दबंग जिला उत्तर प्रदेश का? इस मामले में सर नहीं समझ पाया, मतलब कि मार झगड़ा या फिर जो मतलब कि इकोनॉमिक अपना स्ट्रेंथ दिखाते हैं। दबंग का मतलब सबसे खतरनाक जिला बताइए। जी सर। सबसे खतरनाक जिला? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। थैंक यू सर। अब आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। एक मिनट। आइए बैठिए। थैंक यू सर। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर एवरेज ही था सर। नहीं अच्छा था, एवरेज नहीं था, एवरेज से अच्छा था। कैंडिडेचर आपका बिल्कुल बढ़िया है। कैसा किया है मेंस में आपने? मेंस में तो सर मुझे लगता है अच्छा ही है सर। अभी तक तो कुछ पेपर एवरेज हुए थे, जैसे कि ऐसे मैं अच्छा नहीं लिख पाया था मुझे जहाँ तक लगता है। अच्छा। और इकोनॉमिक्स पेपर 2 सर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था मेरा। ये 2 पेपर थे। इंटरव्यू में आपको अच्छा अंक मिलेगा।
अगर हम लोग देखें इंटरव्यू का फर्स्ट मिनट एंट्री आपकी बिल्कुल बढ़िया है, अच्छा सिटिंग पोस्चर भी आपका एकदम बढ़िया है। बीच में अभिवादन जब आप कर रहे थे तो उसमें बोर्ड अपेक्षा करता है या ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि एक बार में पूरे बोर्ड को आप अभिवादन कर लीजिए। अच्छा आप तीनों सदस्यों को अलग अलग किए थे, तो क्या यही प्रैक्टिस में आपने डाला है कि अलग अलग करना है, यही तय किया है आपने या? सर मुझे ये लगता था कि जितने लोग हैं उसमें कम से कम तीनों तरफ या जिस तरह बैठे तो इधर और उधर तीनों तरफ नहीं, बैठे। नहीं। अरे आप देखिए कि न्यूज़ रीडर को, किसी एंकर को, वह न्यूज़ पढ़ती है या पढ़ता है तो जो भी जहाँ भी बैठा हुआ है उसको देख रहा होता, लगता है कि उसी को देख रहा है या देख रही है। तो पूरे बोर्ड की नज़र आप पर होती है, आपको बोर्ड ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो एक बार में आप नमस्कार करेंगे तो लगेगा बोर्ड को कि आप नमस्कार किए। ठीक है ठीक है, कोई महिला सदस्य हैं तो आप अलग से उनको कर लीजिए, 3-4 लोग बैठे हैं तो। ठीक। बाकी बिल्कुल बढ़िया आपने किया। इंट्रोडक्टरी फेज़ में आपने ठीक से टैकल किया। जो मिडिल फेज़ था उसमें आपका जो एकेडमिक लेवल का टेस्ट हुआ वो भी बिल्कुल बढ़िया था, कोई कमी नहीं दिखी कहीं। फाइनल फेज़ भी आपका ठीक था, कुछ एक फैक्चुअल सवालों का जवाब आप नहीं दे पाए, तो अपेक्षा भी नहीं की जाती कि सारे सवालों का जवाब दें। ख़ास तौर से फैक्चुअल सवालों का जवाब न दे पाएँ तो कुछ भी बुरा नहीं माना जाता है। तो बिल्कुल अच्छा रहा। पर्सनालिटी ट्रेट्स के लेवल पर देखें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका वो भी ठीक था, उसका लेवल। एक आध जगह जो दिखाई पड़ा हम लोगों को, मोर और लेस आपका कंसिस्टेंसी वो भी ठीक थी। अप्रोच आपका पॉजिटिव है ही है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। स्पीच मैनरिज्म, बातचीत करने का तरीका वो भी आपका ठीक है। कोई ऐसा फ्ला नहीं दिखाई पड़ रहा जिसमें आपको सजेस्ट किया जाए। विश यू ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। सर कुछ क्वेश्चन है सर। हाँ पूछिए। सर एक तो मामला है सर एनजीएससी और इसका जो सर इसमें सर क्या स्टैंड लेना चाहिए? एनजीएससी और एनजीएससी सर और क्या कहते हैं आपका कॉलेजियम सिस्टम सर हम्म। आप अब देखिए ये बताइए। बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। जी सर। मतलब अगर हम बहुत रिफाइंड न होना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि रिस्क तो दोनों साइड में है ना। मतलब एक अच्छे जज का वही ना कॉलेजियम सिस्टम जिसमें जजेस के चुनाव में जी सर जिस प्रोसेस को अपनाया जाता है, जी सर। और दूसरा प्रोसेस है कि गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट भी अपॉइंटमेंट होना उसमें इन्वॉल्व चाहिए। होना चाहती है। खतरा दोनों तरफ है। जी सर। बहुत फुल प्रूफ तो कोई मेथड नहीं हो सकता, जी सर। लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो मेरी समझ से कॉलेजियम सिस्टम बेटर है, ओके सर। जो मेरे दिमाग में जो आता है। जी सर। बाकी इसमें भी रिस्क है, रिस्क उसमें भी इन्वॉल्व है। जी सर। तो आप इतना क्लियर नहीं बोल पाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि सर इसमें इंटरव्यू बोर्ड के सामने अगर यही सवाल आपसे पूछ लिया जाता है तो आप ये इतना कह सकते हैं कि ये है तो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, एकदम निर्विवाद रूप से तो उत्तर संभव नहीं है। जी सर। लेकिन जो मुझे बेटर जो लगता है वो कॉलेजियम सिस्टम लगता है। आइदर दोनों में से कोई साइड आप ले सकते हैं, देन यू विल हैव टू आर्ग्यू इन फेवर ऑफ इट। सर वही आर्गुमेंट तो Collegium नहीं, तो system जैसे में ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष में हम आर्ग्यू कर रहे हैं कि उसमें चॉइस जो होती है, सिलेक्शन जो करने वाले लोग हैं वो लीगल लेमिनरीज हैं, दे नो व्हाट इज़ लॉ एंड व्हाट इज़ जस्टिस। जी सर। इसलिए ये बेटर होगा, बेटर व्यक्ति का चुनाव करेंगे। हाँ। इधर से आप लीजिए तो वो ये कहेंगे कि ठीक से न्याय का निस्तारण करने की क्षमता जिनमें होगी उनका चुनाव करने में, वो ये नहीं कहते हैं कि पार्लियामेंट पूरी तरह करे या नहीं सर, वो पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेशन करे, उसका भी हस्तक्षेप होना चाहिए। तो वो कहेंगे कि एकदम एक तरफा ना हो जाए। जो एक आरोप लगता है कि भाइयों को और भतीजों को भाई भतीजावाद चल रहा है, वह ना होने पाए। इस सेंस में इसमें गुण दिखाई पड़ते हैं दूसरे सिस्टम में।
और सर यही सर इसमें जैसे दूसरा सिस्टम जो एनजेएसी वाला मामला है उसमें तो आर्टिकल 50 का वायोलेशन मानते हैं कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से सेपरेट होना चाहिए पूरी तरह से। तो इसी बेस पर उसको एनजेएसी को ना वो भी किए थे, वाइड भी घोषित किए थे सर। तो इस पे थोड़ा सा सर था प्रॉब्लम। और सर एक और मामला है ये बुलडोजर वाला जो इस समय चल रहा है, उसमें क्या स्टैंड लेना चाहिए, गवर्नमेंट के स्टैंड लेना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? देख, किसी भी मुद्दे पर उसके प्लसेज हैं माइनसेज हैं, जी सर। दोनों आप गिना सकते हैं। इसकी ये अच्छाइयाँ हैं, इसकी ये खराबियाँ हैं। आपका अपना जो स्टैंड हो, अगर आपका पर्सनल स्टैंड पूछें तो जो व्यवस्था चल रही हो, जो गवर्नमेंट के फेवर में हो, आप भी उसी पर मुहर लगाइए। मान लीजिए सर मैं कहता हूँ कि जो नियम है जो इस समय चल रहा है वो गवर्नमेंट कर रही है और ये सही कर रही है, तो फिर इसको डिफेंड करने के लिए सर इसमें क्या बोला जा सकता है? नहीं, बिना ये कहे बिल्कुल ऐसा मत कहिए सीधे आप आ जाएंगे। नहीं, सीधे नहीं सर। गुण दोष इसमें है और उसमें भी है। जी सर। तो गुण गिना दीजिए, 1 2 3 दोष गिना दीजिए। जी सर। फिर भी अगर आकलन किया जाए तो दोषों की तुलना में गुण अधिक है, इतना कह दीजिए बस। किसी का हम समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं ये आप बिल्कुल मत कहिए। ठीक। अब बचिए उससे। जी सर। गुण दोष बताइए, जैसे सर ने कहा, ठीक बात है। ओके सर, ठीक है, ठीक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।